भारत में एक डिबेट जब से अमेरिका ने वेनेजुएला में एक ऑपरेशन किया है, ये शुरू हुआ है कि क्या भारत भी और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो विश्व की मानी हुई एक प्रसिद्ध एजेंसी है, क्या वो भी इस प्रकार का इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तान में करके पाकिस्तान के अंदर से हाफिज सईद को पकड़ कर ला सकती है। इस चीज़ के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग एक चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर इस ऑपरेशन में जहाँ पर हाफिज सईद को पकड़ने की बात हो, उसमें हमें इंडिया के इंटेलिजेंस apparatus को जानने की आवश्यकता है। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, उनके यहाँ पर कभी भी डिबेट कैपेबिलिटी पे नहीं होता। इशू ये नहीं है कि रॉ क्या केपेबल है या नहीं है। यहाँ पर इशू होता है परमिशन का। परमिशन का इशू इस कारण से होता है क्योंकि आज अगर आप भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को देखें, तो वो सबसे इम्पोर्टेंटली एक अटोनमस एक्टर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आज एक स्टेट पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। वो कोई फ्रीलांसिंग फोर्स नहीं है जिसके तहत उसके पास अनब्रिडल्ड पावर हो कि वो जीवन में या विश्व में कुछ भी कर पाए। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि आज भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का कोई भी कार्य जो होता है, वो पहली बात तो पॉलिटिकल लीडरशिप से अप्रूव्ड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तहत अप्रूवल के बाद ही होता है। आज अगर हाफिज सईद जैसे व्यक्ति को पाकिस्तान से पकड़ कर लाना है, तो इस चीज़ का डिस्कशन जो है भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेडक्वार्टर्स में नहीं होगा, बल्कि ये पॉलिटिकल लेवल के हाईएस्ट लीडरशिप लेवल पर होगा। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब हाफिज सईद जैसे व्यक्ति की चर्चा हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि अगर हाफिज सईद को अगर हम लोग पकड़ कर लाते भी हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो भारत को गेन क्या होगा और भारत के लिए रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि पाकिस्तान और वेनेजुएला की सिचुएशन में काफ़ी फर्क है। आज पाकिस्तान एक स्ट्रक्चरली यूनिक नेबर है भारत का, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि जो पाकिस्तान में की जाएगी, पहले तो उसको न्यूक्लियर लेंस के थ्रू देखने की आवश्यकता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न भी ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा साउथ एशिया का देश है जहाँ पर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान जैसे स्टेट की निगरानी में रखे हैं, और पाकिस्तान को उसने एक न्यूक्लियर प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के तहत प्रोटेक्ट करके रखा है। ये बात मैं आपके साथ पिछले भी कई वीडियोस में कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास अपना कोई न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है। जो भी उसके पास न्यूक्लियर लेवल के आर्सेनल्स हैं, वो सारे के सारे अमेरिकन आर्सेनल्स हैं, जो कि इनिशियली सोवियत यूनियन को कोल्ड वॉर के टाइम पर काउंटर करने के लिए रखे गए थे, और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भारत और चाइना को चेक करने के लिए रखे गए थे। इसी रीजन से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी अगर परिस्थिति ऐसी पैदा होती है, तो उसमें एक न्यूक्लियर लेंस का डिस्कशन पहली बात तो सबसे पहले आता है। पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पर एक चीज़ और भी जानने की आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर अक्सर डिस्कशन होता है इस प्रकार का, कि अगर मान लीजिए हम हाफिज सईद को पकड़कर लाते भी हैं, तो क्या इस गतिविधि से भारत के लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स कोई फर्दर होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि याद रखिए कि इस प्रकार का कोई भी डिस्कशन जो है, या इस प्रकार का कोई भी निर्णय अगर भारत की एजेंसीज को या पॉलिटिकल एक्टर्स को लेना भी है, तो वो कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन से नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही ये मडूरो का ऑपरेशन अभी देखने को मिला, तो कुछ सस्ते नेता जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स के हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत को आज की डेट में कौन सी शक्ति रोकती है हाफिज सईद को लाने के लिए। देखिए, ये सस्ते नेताओं में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसी रीजन से इनकी स्टेटमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि देश में हाहाकार जरूर मचता है, सेंसेशनलिज्म जरूर मचता है, पर जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और इन चीज़ों के बिहाइंड द सीन्स जो स्ट्रेटेजिक लेवल पर एनालिसिस होता है, वो इन लोगों के दिमाग में समझने की क्षमता इन लोगों के पास नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स को ये भी समझने की आवश्यकता होती है कि इस प्रकार के ऑपरेशन से आज कितने हमारे डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहली बात तो शॉकवेव्स क्रिएट होंगे। अगर वो शॉकवेव्स क्रिएट होंगे, तो क्या हम उस कॉन्टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए भारत के अंदर हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्या हम इन तीनों को अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझिए आप, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल क्लैरिटी के बेसिस पे काम करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास ये रहा है कि जब जब देश में पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं थी और जब जब पॉलिटिकल एम्बिग्विटी थी, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। इतिहास गवाह है आज की डेट में कि कुछ मूर्खता
हुई है, जो भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप पे देखी गई है, वो चाहे आज की डेट में मोरारजी देसाई के केस में हो, वो चाहे फॉर दैट मैटर आज की डेट में मोरारजी देसाई के बाद वीपी सिंह हो, इंद्र कुमार गुजराल हो और मनमोहन सिंह हो, यहाँ पर जिस प्रकार की पॉलिटिकल एम्बिग्विटी डिलिबरेटली मेंटेन की जाती थी, और इन लोगों के दौरान जिस प्रकार से भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा गया था, उसके तहत ये चीज तो क्लियर है कि पॉलिटिकल एम्बिग्विटी पहली बात कभी भी मदद नहीं करती। इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए पॉलिटिकल एम्बिग्विटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल क्लैरिटी की आवश्यकता है। और एक मजबूत सरकार जो पहली बात इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को विजुअलाइज कर सकती है, वही इस चीज के बारे में सोच सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए सबसे बड़ा फोकस जब वो हाफिज सईद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पूरा का पूरा कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये है कि क्या हम हाफिज सईद को इस नज़रिए से पकड़ सकते हैं, इस तरीके से पकड़ सकते हैं कि उसको पकड़ने के बाद ये एक ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए कि आप ही के फेलियर के कारण इस व्यक्ति के साथ ये पर्टिकुलर हादसा हुआ है कि उसको हमें पकड़ के लाना पड़ा। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि आज हाफिज सईद एक यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। अगर भारत एक ऐसा एट्रीब्यूशन कर सकता है कि पहली बात हाफिज सईद ऑपरेशनली पाकिस्तान में एक्टिव है, दूसरा हाफिज सईद आज की डेट में ऑपरेशनली एक्टिव होने के बाद पाकिस्तान के अंदर रह के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काउंटर टेररिज्म के नॉर्म्स हैं उनको वायलेट कर रहा है, अगर भारत इस प्रकार का नैरेटिव बनाने में सक्षम रहता है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पर इस नैरेटिव के तहत भारत इस ऑपरेशन को अंजाम देने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं प्राप्त करेगा। क्योंकि गौर करके समझने की कोशिश कीजिए कि यदि अगर भारत ये नैरेटिव प्रूव कर देता है, तो इस नैरेटिव के तहत एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर हमें पाकिस्तान को कन्विंस नहीं करना है कि हम आपके ऊपर एक्शन क्यों ले रहे हैं, बल्कि कन्विंस पूरे वर्ल्ड को ये करना है और एक सिग्नल देना है कि यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नॉर्म्स का वायलेशन था जिसकी वजह से मजबूरन हमें ये गतिविधि को अंजाम देना पड़ा। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर नैरेटिव के तहत जो विश्व की अलग अलग शक्तियां हैं वो भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का डिप्लोमेटिक दबाव नहीं डाल सकती इसके बाद कि आपने ये पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्यों अंजाम दिया। इस रीज़न से देखिए कि जब हम हाफिज सईद की बात करते हैं, तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को एक असेसमेंट ये भी बहुत क्लियर है कि आज हाफिज सईद एक स्टेट प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजिक एसेट है। स्टेट प्रोटेक्टेड स्ट्रेटेजिक एसेट होने के कारण से एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है कि अगर हमें हाफिज सईद को टारगेट करना है, तो हाफिज सईद को टारगेट करने से क्या हम ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हाफिज सईद को मडूरो की तरह उठाकर ले आए, तो इवेंचुअली लश्कर तैयबा की जो ऑपरेशनल मटेरियल कैपेसिटी है वो फाइनली डिग्रेड हो जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्योंकि आप गौर कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात बोली थी कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि हाफिज सईद को अगर हम मान लीजिए पकड़ के लाते भी हैं, तो इससे क्या हमारे लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट फर्दर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई इमोशनल लेवल पर ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्या लश्कर तैयबा के चीफ को पकड़ के लाने से क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की मटीरियल लेवल पर जितनी भी ऑपरेशनल कैपेसिटी है क्या हम उसको तोड़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ क्लियर है कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये काम करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो ऑपरेशन करेगी वो ऐसा डिजाइंड होगा कि जिसमें पहली बात, चाहे पाकिस्तान के पास एक न्यूक्लियर लेवल पर बम हो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक पहले तो इंटरनल क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया जाए। क्योंकि यदि अगर पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस मैन्युफैक्चर होता है, तो एक चीज़ यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण क्लियर हो जाती है कि इस इंटरनल क्राइसिस को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, आज अगर पाकिस्तान को हम लोग एनालाइज करें तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं जिनको भारत एक्सप्लॉइट कर सकता है। इस रीज़न से अगर आप देखें तो फॉर दैट मैटर अगर मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर एक सिलेक्टिव डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश की गई, जिसके तहत मान लीजिए कि भाई आज हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख कर पाकिस्तान के अंदर जाने वाले पानी को रोक रखा है, लेकिन अभी जब मार्च या अप्रैल के महीने में बर्फ़ पिघलेगी, तो बर्फ़ पिघलने के बाद जब पानी वहाँ पर इंडस की नदियों में और इंडस की अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में बढ़ेगा, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में भारत एक अनकंट्रोल्ड केओस करने के बजाय एक सिलेक्टेड लेवल पर
पाकिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है? क्या मान लीजिए कि इंडस की नदी से सिलेक्टेड लेवल पर फ्लड्स को ऑर्केस्ट्रेट कर कर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में तबाही मचा देना, वहां पर सिंध लेवल पर एक पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देना, लाहौर और इस्लामाबाद में मास प्रोटेस्ट क्रिएट कर देना, बलूचिस्तान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मदद लेकर खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान के पूरे बेल्ट में अनरेस्ट क्रिएट कर देना। एक मोमेंट के लिए दिमाग में आप इस इमेज को विजुअलाइज करके देखिए कि पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में फ्लड आ जाता है। पाकिस्तान के लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की पूरी बेल्ट में मास प्रोटेस्ट होने लगते हैं। सिंध में पॉलिटिकल लेवल पर केओस चालू हो जाता है। कराची के अंदर क्रिमिनलिटी डे टू डे लेवल पर इतनी बढ़ जाती है कि क्रिमिनलिटी की वजह से लोग अफेक्ट होते हैं। वहीं खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान में तालिबान की मदद के द्वारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान अगर इस प्रकार की गतिविधियां वहां पर बॉर्डर पे क्रिएट करती है कि खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान से लेकर पूरा का पूरा फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया का जो बेल्ट है उस एरिया में मास अनरेस्ट पैदा हो जाए, इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि ये जो एक प्रकार का सिलेक्टेड लेवल पर यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा हर एक पाकिस्तान के इंटरनल थिएटर में। इस सिलेक्टेड डिस्ट्रैक्शन से पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी की एनर्जी है वो पहली बात तो डाइवर्ट होगी मल्टीपल एरियाज में। इंटेलिजेंस लैंग्वेज में इसको क्लासिक लेवल में हम कहते हैं अटेंशन इकोनॉमिक्स। अटेंशन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आप पाकिस्तान की इंटरनल प्रायोरिटीज़ को इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट और स्ट्रेच कर दीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक प्रकार का कॉग्निटिव लोड आ जाए। कॉग्निटिव लोड का मतलब ये होता है कि उसकी सोचने की क्षमता घट जाए, और जब उसकी सोचने की क्षमता घट जाए और उसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल फ्रिक्शन पाकिस्तान की आवाम और मिलिट्री के बीच में बढ़ जाए, बिकॉज आवाम एक्सपेक्ट करेगी कि मिलिट्री सोल्यूशन लाए और मिलिट्री यहाँ पर कॉग्निटिव लोड में परेशान होगी कि मैं सोल्यूशन लाऊं का, क्या मैं गिलगिट बल्टिस्तान में लाऊं या लाहौर को बचाऊं या इस्लामाबाद को बचाऊं या कराची को बचाऊं या खैबर पख्तूनवा को बचाऊं या बलूचिस्तान को बचाऊं। इस कॉग्निटिव लोड में जिस प्रकार से आर्मी का रवैया होगा, वो जाहिर सी बात है कि इस रवैये के तहत आर्मी किसी भी तरीके से कंट्रोल्ड ऑपरेशंस तो कर नहीं पाएगी। आर्मी बौखलाहट में जब एक्ट करेगी तो एक कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्स का प्रयोग करेगी। सिमिलरली पॉलिटिकल केओस के ऊपर फोर्स का प्रयोग करेगी। फ्लड्स में लोगों को मरने देगी। इससे आवाम और उकसेगी। और जब ये प्रकार का डिस्ट्रैक्शन पाकिस्तान में हो रहा होगा और पाकिस्तान की मिलिट्री इस पूरे काम में व्यस्त होगी, तो क्या उस समय भारत हाफिज सईद को मडूरो की तरह पकड़कर ला सकता है? ये क्वेश्चन यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में उठेगा अगर ये कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर किया गया। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? क्या भारत एक्चुअली हाफिज सईद जैसे व्यक्ति को लाकर कुछ लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी के लेवल पर गेन कर पाएगा? अनफॉर्चुनेटली उसका आंसर है नहीं। इसी रीजन से आप देखिए कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बहुत लंबे समय से पहली बात पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के काइनेटिक ऑपरेशन को अवॉइड करती आई है, क्योंकि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद के ऊपर कुछ करना है तो यहाँ पर मडूरो के जैसा काइनेटिक ऑपरेशन करने के बजाय आप लश्कर ए तैयबा के ऊपर स्ट्रेटेजिक सफोकेशन करो। स्ट्रेटेजिक सफोकेशन का मतलब ये है कि अननोन गनमैन का प्रयोग करके आप ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि जिससे कि हाफिज सईद के आसपास उसके लश्कर ए तैयबा की जितनी भी लोअर लेवल का और मिडल लेवल का पार्टी कैडर है, वो सारा का सारा कैडर पहली बात तो एलिमिनेट हो जाए। आपने पिछले कुछ 1 से 1.25 साल के बीच में गतिविधियों को ऑब्जर्व करा होगा। अननोन गनमैन जो थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लश्कर ए तैयबा के मिडल लेवल के हायरार्की के लीडर्स, लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के आसपास के उसके खुद के पर्सनल रिश्तेदार, उन सबको अलग अलग स्थानों पर टपका दिया। ये जो अननोन गनमैन की तरफ से जो प्रक्रिया चलाई गई थी, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस किए गए थे, इन प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशन से स्ट्रेटेजिक सफोकेशन लश्कर ए तैयबा में देखने को मिली। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद को ये बात समझ आ गई कि मेरे आसपास के लोग और मेरे पार्टी का कैडर यहाँ पर किसी भी तरीके से टपकाया जा सकता है, तो उससे लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद एक फियर में आ गया। और वो फियर ये था कि अगर मेरे मान लीजिए भाई को ही मार सकते हैं तो ये लोग मेरे आसपास भी पहुंच सकते हैं। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस देखने को क्या मिला कि लश्कर ए तैयबा की गतिविधियां पिछले लगभग 1 साल में बहुत ही ज़्यादा निगेट हो गई।
इस रीज़न से आप देखिए कि पाकिस्तान ने जब लश्कर तैयबा की गतिविधियों को रिड्यूस किया, नॉट बिकॉज उसके ऊपर कोई दबाव था, बल्कि लश्कर तैयबा में एक स्ट्रेटेजिक सफोकेशन पैदा कर दी कि अगर आप एक्ट करेंगे तो कल को आप भी टपकाए जाएंगे। इसका कॉन्सिक्वेंस देखिए कि पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा को पीछे छोड़ के लात मार के उसको जैश ए मोहम्मद को बढ़ावा देने की कोशिश करी। जैश ए मोहम्मद के तहत पहलगांव की इंसिडेंट को अंजाम दिया लास्ट ईयर, और पहलगांव का कॉन्सिक्वेंस क्या मिला कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरे के पूरे जैश ए मोहम्मद का आर्किटेक्चर ही भारत ने तोड़ गिराया। और जब आर्किटेक्चर तोड़ गिराया तो आज की डेट में परिस्थिति क्या है? भारत ने किसी भी काइनेटिक ऑपरेशन के करे बिना, किसी भी मडूरो स्टाइल के ऑपरेशन को करे बिना लश्कर तैयबा की और जैश ए मोहम्मद की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कंप्लीटली डिग्रेड कर दिया। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था कि पाकिस्तान ने दोनों ही लश्कर तैयबा और ख़ास करके जैश ए मोहम्मद को पीछे करके लाल किले का जो अटैक हुआ, उस लाल किले के अटैक में एक होम ग्रोन टेररिज्म की मूवमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश करी। और वो एक नई मुहिम उन्होंने चलाई जिसमें एक वाइट कॉलर इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, एक इमोशनल लेंस से देखना बंद कीजिए, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के नज़रिए से सोच कर देखिए कि क्या मडूरो के स्टाइल का काइनेटिक ऑपरेशन भारत के लिए फायदेमंद होगा, या जिस प्रकार के प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी ऑपरेशंस और सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑपरेशन सिंदूर में किए गए, जिसके तहत जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कंप्लीटली डाउन प्ले कर दिया, क्या ये टाइप के ऑपरेशंस फायदेमंद रहेंगे? तो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए 2026 में एजेंडा ये नहीं है कि हमें जो है किसी प्रकार का काइनेटिक ऑपरेशन करके लश्कर तैयबा के चीफ या जैश ए मोहम्मद के चीफ को लेके आना है, बल्कि ऑब्जेक्टिव यही है कि इन दोनों की ऑपरेशनल कैपेसिटी प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के कोवर्ट ऑपरेशंस के तहत इतना डिग्रेड कर दो कि ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर एक्टर्स जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करते हैं, ये दोनों के दोनों एक्टर्स का कोई रोल, पहली बात पाकिस्तान के अंदर भी उनकी यूटिलिटी पाकिस्तान के तहत और भारत के खिलाफ हर जगह के लिए डिग्रेड हो जाए। क्योंकि आप एक चीज़ को समझिएगा, मैं आखिर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहता हूं, अगर आप समझने की कोशिश करें इसको, हमें लश्कर तैयबा को और जैश ए मोहम्मद को ख़त्म नहीं करना है। हमारा उद्देश्य केवल एक है, अगर लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की यूटिलिटी भारत के प्रतीक निगेट हो जाए और ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में ही बैठे रहें, इस कॉन्टेक्स्ट में ये जब भारत के खिलाफ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो इवेंचुअली एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, इवेंचुअली, जब ये दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर ही काम करना शुरू करके पाकिस्तान की आवाम को मारना चालू करेंगे। ये परिस्थिति भारत को क्रिएट करनी है, और अगर इस परिस्थिति को क्रिएट करने में हम सक्षम हो जाए तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के, ये जो दोनों तंजीम लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद हैं, इनके होने के बावजूद भी हमें वरी करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, इस मोमेंट पर सबसे बड़ा थ्रेट अगर भारत की सुरक्षा के लिए कोई है एक इंटरनल सिक्योरिटी लेवल पर, तो वो केवल एक थ्रेट है, जो एक होम ग्रोन इकोसिस्टम पाकिस्तान की तरफ से एक नई मुहिम के तहत पिछले साल अक्टूबर के महीने से शुरुआत हुई है। मेरा आपसे अंत में एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि इस होम ग्रोन इकोसिस्टम के बारे में एक इन डेप्थ वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, जिसमें इस पूरे होम ग्रोन इकोसिस्टम की कहानी स्टार्टिंग से शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, अगर वो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप लोगों को इस चीज़ के जानने की उत्सुकता है, क्योंकि जो मेरा मानना है वो ये है कि 2026 में अगर भारत की आंतरिक सुरक्षा पे कोई भी सबसे बड़ा खतरा है तो वो पाकिस्तान या पाकिस्तान द्वारा लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद के तंजीम नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक होम ग्रोन इकोसिस्टम है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर आप होम ग्रोन इकोसिस्टम के ऊपर ये वीडियो चाहते हैं जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो को टैकल करना है, तो मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए अवश्य बनाऊंगा। धन्यवाद।